बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। ज़िंदगी जो है अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत है। मैं आपकी होस्ट नुसरत मुगल एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। और ये आते साथ ही जो मैंने आप लोगों को एक मैसेज दिया या मैंने अपनी तरफ से एक पॉजिटिव बात कही है, इसको ना बहुत डीपली सोचें, इसको बहुत ज़्यादा मतलब फील करके सोचा करें। जैसे हम आसपास के एटमॉस्फेयर को, आसपास की चीज़ों को फील करते हैं ना, ऐसी इन बातों को भी आप फील करके सोचा करें। आज के इंट्रो के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें थी, मैं आप लोगों से बहुत कुछ कहना चाहती थी, बट कल एक सडन एक बात हुई जिसको मैं अगर ना शेयर करूं तो ये मतलब मेरी तरफ से वादा खिलाफ़ी हो जाएगी। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त और उस दोस्त का एक जो है वो मतलब फैमिली मेम्बर, उसने मुझसे एक अपने साथ होने वाला एक इंसिडेंट कह लें, एक ऐसी चीज़ कह लें जिससे उसको सबक मिला, या एक ऐसी चीज़ जो वो दुनिया को बताना चाहता है, उसने मुझसे वो चीज़ शेयर की। उसने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ आप ही कि आप ये बात अपने मॉर्निंग शो के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँ। मैं उस लड़के की ज़ुबानी आप उन तमाम मर्द हजरात से मुखातिब हूँ जो कि इस वक्त शोहरों के ओहदे पर फाइज हैं, और वो बेसिकली कहना चाहता है, वो आप तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता है कि यकीनन इस वक्त वो मुझे देख रहा है, और वो आप तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता है कि भाई आप लोग अपनी जो बेगमात हैं उनके साथ कैसा रवैया रखें। अच्छा, मैंने उससे कहा कि भाई बात दरअसल ये है कि मैं इस चीज़ पे बेतहाशा बार बात कर चुकी हूँ, हम हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव सारे पहलू देख चुके हैं, लेकिन जो चीज़ उसने शेयर की वो वाकई मैं समझती हूँ कि अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये सच है कि एक औरत या एक लड़की जब अंदर से ख़त्म हो जाए, अंदर से टूट जाए, या उसकी एक्सपेक्टेशन, उसका मोराल ख़त्म हो जाए, तो फिर वो दोबारा वैसी नहीं रहती, आप कितनी भी कोशिश कर लें। बात करते हैं अगर उसकी, तो ये बताता है कि उसकी जो बीवी है, माशाल्लाह दोनों यंग हैं, और उसकी जो बीवी है वो ये बताता है कि उसकी बीवी जो है वो उसके साथ मतलब बहुत अटैच इन अ सेंस के जो जैसे हमारी आजकल की जो मतलब सब लड़कियां हैं, हाँ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो नहीं डरती इन छोटी मोटी चीज़ों से, लाइक कॉकरोच हो गया, लिजर्ट हो गई, इनसे नहीं डरती, लेकिन ऐसा होता है अमूमन। तो जाहिर है ऑब्वियसली दोनों यंग हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि वो जो है वो बहुत डरती थी, और ऐसा होता था कि मैं अगर बैठा होता था, हम घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, या जो है वो हम कहीं बाहर हैं, वो किचन में काम कर रही है, मैं इधर कहीं बैठा हूँ, तो वो ज़रा सी कोई चीज़ आ जाती थी तो वो फ़ौरन डर के मेरे पास आ जाती थी, मेरा हाथ पकड़ लेती थी, डर लगता था उसको। यहाँ तक कि जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत है बिल्लियों से, उससे भी उसकी बेगम जो है वो बहुत डरती थी। वो बराबर के घर में किसी ने बिल्ली पाली हुई थी, तो वो अगर बिल्ली आ जाती थी तो वो उनसे भी बहुत डरती थी। तो वो बताता है कि ऐसा हुआ कि मैं इन तमाम चीज़ों पे उसको कभी कभी डांट दिया करता था कि देखो बहादुर बनो, और मैं समझती हूँ ये सही करता था, वो गलत नहीं करता था। यहाँ अगर हम पर्सपेक्टिव ये वाला देखें कि यार एक बीवी जो है या एक लड़की, चलो बीवी नहीं, एक लड़की अगर डर रही है तो आप उसको ऊपर से डांट रहे हैं, वो बहादुर बनाने की कोशिश कर रहा था ना, कि यार कल को मैं घर पर ना हूँ तो वो अपना जो है वो डिफेंस कर सके, इस तरह से ना डरे, इस तरह से एक्सट्रीम किसी चीज़ों से ना डरे। बहरहाल वो कहते हैं ना हस्बैंड्स गर्ल, कि बिल्कुल लोग कहते हैं कि हम अपने जो है वो हम डैडीज़ गर्ल हैं, हम मॉमीज़ गर्ल हैं, तो एक कुछ होती है हस्बैंड्स गर्ल जिनको हर वक्त, चाहे वो खुश हों, चाहे वो सैड हों, चाहे उनकी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट हो, चाहे उनको कुछ अच्छा मिलने वाला हो, चाहे उनके साथ कुछ बुरा होने वाला हो, कुछ भी हो, उनको उनका हस्बैंड चाहिए होता है। तो वो उस तरह की मतलब कैटेगरी में वो लड़की चली गई थी, या वो लड़की इस तरह की कैटेगरी में थी। द टर्निंग पॉइंट इज़ दैट कि वो बताता है कि मेरी जो वाइफ थी वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी में उसने मतलब मुझे एक ऑफिस ट्रिप ऑफ़र हुआ, और उन्होंने कहा कि आपने जाना है, तो उसने मुझे बहुत रोका, उसने मुझे बहुत मना किया कि आप नहीं जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मुझे मतलब घबराहट हो रही है, आप नहीं जाएं। लेकिन वो लड़का खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि मैं गया, और इसलिए गया क्योंकि वहाँ हमारी ऑफिस की बहुत सारी लड़कियाँ जा रही थीं, और मैंने उसकी बात पे कोई नोटिस नहीं लिया। 1-1.5 महीने की ऑफिस ट्रिप के बाद जब वो वापस आया तो उसको ये पता चला कि उनके घर आने वाली जो पहली औलाद थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही, मतलब दुनिया में आने से पहले ही वो जो है वो अल्लाह पाक के पास पहुँच गई। तो वो कहने लगा कि मुझे बड़ी मतलब एक तरीके से ना पशेमानी हुई कि यार, मतलब एक होता है ना इंसान को, वैसे तो बेशक अल्लाह की मर्जी है हर चीज़ में, लेकिन एक होता है इंसान को कि यार काश में रुक जाता। खैर बहरहाल वो उसने कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, अब यहाँ टर्निंग पॉइंट ये आया कि वो ये बता रहा है कि मेरी वो बेगम जो छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ती थी, छोटी छोटी चीज़ों पे बोलती थी, छोटी छोटी चीज़ों पे बात करती थी,
वो बिल्कुल खामोश थी, उसने कुछ नहीं बोला, उसने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया। उसको इतनी बड़े एक डिज़ास्टर की न्यूज़ मिली तो उसने कुछ नहीं कहा। आहिस्ता आहिस्ता कह रहा, थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ा, 1-2 महीने और हुए तो वो तो ये समझती थी कि मैं ऑफिस ट्रिप पे गया हूँ, मतलब कॉर्पोरेट एक जिसे हम कहते हैं उस पर गया हूँ। तो उसने कहा कि जब हमारे ऑफिस के ऑफिशियल ग्रुप में पिक्चर्स शेयर हुई वहाँ की, हमारी आउटिंग की, घूमने की, फिरने की, ऑब्वियसली मैं लड़कियों के साथ था, तो उसने वो पिक्चर्स देखी। तो मुझे लगा कि आज तो घर में बहुत तूफान आने वाला है, आज तो घर में बहुत तमाशा होने वाला है। जैसे हमारे अक्सर मर्द हजरात समझते हैं कि भाई अगर किसी लड़की का कोई मैसेज या लड़की की कोई कॉल या कोई मतलब इस तरह की चीज़ जो है देखने को मिल गई तो आप ये ऐसा तमाशा हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि आप ही वो बिल्कुल खामोश रही, उसने कोई गिला नहीं किया, उसने कोई शिकवा नहीं किया, उसने कोई लड़ाई नहीं की, उसने कोई तूफान नहीं मचाया। वो बिल्कुल खामोशी के साथ जो है वो उसने चुप करके ये चीज़ बर्दाश्त कर ली। वो कह रहा है यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिक्र, मतलब मुझे फ़िक्र हुई, फ़िक्र इन अ सेंस कि मैंने ये सोचा कि यार ये वो मेरी बीवी जो मतलब हर चीज़ के लिए मुझे पूछती थी, हर चीज़ के लिए मुझसे बात करती थी और हर चीज़ का मुझे बोलती थी, तो उसने तो आज कुछ भी नहीं कहा। तो कहने लगा मैं अंदर अंदर ये चीज़ आप ही सोचता रहा कि ये क्या है, क्यों चल रहा है। और एक दिन कहने लगा एक और टर्निंग पॉइंट आया कि हम 2-3 महीने बाद की बात है, हम बैठ के खाना खा रहे थे, अचानक से जो है वो लाल बेग जो है यार कॉकरोच जो है वो गुजरा। तो कह रहा मैं फ़ौरन जो है ना वो उठ के मैंने मतलब विंडो लॉक इसलिए करने की कोशिश की कि यार ये अभी ऑब्वियसली चीखेगी, क्योंकि उसको पता था कि उसकी बीवी डरती है, तो ये ऑब्वियसली चीखेगी तो ज़ाहिर है आवाज़ बाहर जाएगी। कुछ मोहल्ले वालों ने उसे कहा था कि तुम्हारी बीवी जब अकेली होती है तो अगर वो किसी चीज़ से डर जाती तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती है। तो कहने लगा कि टर्निंग पॉइंट ये था आप ही कि वो चुपचाप बैठ के खाना खाती रही और उसके बराबर से जो है वो कॉकरोच गुजर गया, उसने कुछ भी नहीं कहा। तो बेसिकली उसका मैसेज ये है उन तमाम लोगों के लिए जो ऐसे मतलब इस तरह के हैं जिनके अंदर ये वाला एहसास नहीं है। मैं कहती हूँ हमेशा 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। बहुत सारे अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो अपनी बेगमात का बेहद अच्छे से और बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो उसने ये कहा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से या आपके मॉर्निंग शो के थ्रू ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई आप, अब वो कह रहा है मैं घर में ना शेर भी ले आऊँगा ना, उसके अल्फाज हैं, तो वो नहीं डरेगी, ना वो डरेगी, ना वो मुझे कभी कुछ बोलेगी। अब उसने अपना खुद से जीना सीख लिया है, अब उसने अपने अंदर अपने कंफर्ट जोन में रहना सीख लिया है कि वो लड़की जिसको हस्बैंड्स गर्ल कहते थे अब वो खुद जीती है। अगर वो कहता है मैं कहीं उसको आने जाना होता था तो मैं अगर ऑफिस में बिजी होता था या आगे पीछे कहीं होता था तो मैं उसको कहता था कि तुम जो है वो कोई कैब करके चली जाओ। तो उसने कहा कि अब वो ऐसा होता है कि मैं उसको अगर कॉल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ और हम चलते हैं कहीं या तुमने जाना है अम्मी के यहाँ तो मैं लेके चलता हूँ, तो वो कहती है कि नहीं आप रहने दो, मैं कैब करके चली आऊँगी। मतलब उसने आदत डाल ली है मेरे बगैर जीने की। तो वो ये कह रहा था कि मेरा मैसेज दुनिया तक ये पहुँचाएं या लोगों तक ये पहुँचाएं कि कोशिश करें कि अगर आपकी बीवी आपके साथ जीना चाहती है, आपकी बीवी आपके साथ चलना चाहती है, आपकी बीवी को आपकी बहुत ज़रूरत है, तो उसको अपने बगैर रहने का आदी ना बनाएं। वरना फिर बाद में जिस तरह वो आज एक पशेमानी के आलम में है कि यार मेरी बीवी अब खामोश हो गई है, मेरी बीवी अब अंदर से टूट गई है, मेरी बीवी अब मुझे कुछ कहती नहीं है, मुझसे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं करती, तो उसने कहा कि एंडिंग यहाँ की होगी जो कि बहुत तकलीफ दे। तो मैंने कहा कि ठीक है। अच्छा, मैंने उसको क्लियर एक बात कही थी, मैंने कहा भाई बहुत सारे लोगों को चीज़ों पे इख्तलाफ भी होता है, लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि अब जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मैं उसका ये मैसेज आप तमाम लोगों तक ज़रूर जो है वो आगे लेके जाऊँगी, बढ़ाऊँगी। तो आज का मैंने स्टार्ट इसी वजह से आप लोगों को एक ये उसकी एक अपनी स्टोरी बता के किया कि भाई अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में तो वो काइंडली हो सकता है। भाई देखें, हम किसी को जाके ज़बरदस्ती किसी के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते, किसी के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते चीज़ें, लेकिन हम सिर्फ अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये इस टॉपिक पे या रिलेशनशिप के टॉपिक पे हम 1000 बार बात यकीनन कर चुके हैं, लेकिन बस आज उसकी बात आप तमाम लोगों तक पहुँचाने का मकसद ये था कि भाई ये अगर ऐसा है, अगर उसने एक चीज़ संभाली है, एक चीज़ की है, एक चीज़ को फेस किया है, तो यकीनन आगे और जो लोग देख रहे हैं उनको ये चीज़ फेस करने का मौका ना मिले। मैं हमेशा दुआगो हूँ। मैं समझती हूँ दुनिया में हर इंसान को ये इस तरह की दुआ करनी चाहिए कि जो भी हेल्दी रिलेशनशिप्स में हैं, अल्लाह पाक उनके रिलेशनशिप्स को बुरी नज़रों से बचाए, हासिदीन से बचाए और उन लोगों से बचाए जो रिलेशनशिप्स के अंदर आके तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ने वाले बहुत कम हैं। यहाँ जो है ना हर कोई जो है ना वो आपकी काट में लगा हुआ है, आपको ज़िंदगी के लिए जो है वो हमेशा ऐसे ही कोई ना कोई मशवरे देता रहेगा कि जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बादी की तरफ जाती रहे। लेकिन हम जब बात कर रहे होते हैं, मोटिवेशनल बातें कर रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी बर्बादी की तरफ ना जाए। अल्लाह ना करे
कुछ ना कुछ पॉजिटिव कमबैक जो वो हो। आज के शो में बड़े मज़ेदार से गेस्ट शामिल होने वाले हैं ब्रेक के बाद। एज यू ऑल नो कि हम जो है वो अब जब ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद आप लोग को जब दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो नई सुबह का हिस्सा कुछ मज़ेदार से गेस्ट होंगे। उनसे क्या बातें करनी है, वो कौन लोग होंगे, ये सब तो आपको वैसे ही ब्रेक के बाद पता चलने वाला है। तो ब्रेक पे चलते हैं। वापस आने के बाद आप तमाम लोगों को ज्वाइन करेंगे नई सुबह के इसी स्टूडियो से अपने प्यारे से गेस्ट के साथ। आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आप तमाम लोगों तक कन्वे किया गया और साथ ही साथ हमने ये बात की कि आज के शो में कौन लोग होने वाले हैं, आज के शो में हम क्या बातें करने वाले हैं, ये आप सब तमाम लोगों को पता है। एज यू गाइस नो कि हम ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तभी ये राज अफशां आप पर करते हैं कि आज का शो जो है वो किस तरफ जाने वाला है। और वैसे भी जनरली रैंडमली हम शो को लेकर चल रहे होते हैं, जो भी लोग हमारे पास मौजूद होते हैं उनसे उनके रेलिवेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं। सो यकीनन शो का हिस्सा आप लोग भी बन सकते हैं, लाइव कॉल्स के जरिए हमें बता सकते हैं दैट यू गाइस हियर, आप लोग हैं, मौजूद हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। हमारे रेगुलर कॉलर्स जो हैं वो भी ज़ाहिर है शो का हिस्सा बनेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ यार आज के शो में ना मुझे ऐसा लगता है आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट कि बहुत सारी कॉल्स यकीनन आने वाली हैं, क्योंकि हम जिस शोबे को लेकर आज यहाँ पे बैठे हैं, बड़े दिन से इसकी चर्चा, बड़े दिन से इसकी बातें हम लोग कर रहे थे कि यार कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, इस पर कुछ करते हैं, इस पर कुछ करते हैं, कोई शो करना चाहिए। तो आज फाइनली जो है वो हमने कर लिया है शो। तो आज मैंने अभी ऑफ एयर में बात करी थी तो मैंने कुछ बोला, मैंने बोला यार आज मुझे पता चलेगा कि पाकिस्तान में ये रुझान किस तरफ जा रहा है। तो वो जब हम डिस्क्लोज करेंगे आपके सामने यकीनन तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किस चीज़ की बात करूं। लेकिन उससे पहले एक बहुत प्यारी और बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट, वो ये कि क्योंकि ज़ाहिर है मैं हमेशा कहती हूँ कि वीनस मेरी अपनी फैमिली है, तो इसी तरह से मेरी अपनी फैमिली में आज मेरा बहुत प्यारा मेरा छोटा सा भाई और मेरा कज़न है, वो ईमान उसका नाम है, उसका आज बर्थडे है। तो मैं उसको लाइव विश कर रही हूँ यहाँ पे, इस वक्त वो मुझे देख रहा है। सो ईमान मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जियो हज़ारों साल, अच्छा अच्छा पढ़ो, अच्छा अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, अच्छा अच्छा जो है वो मार्क्स सिक्योर करो और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करो। क्योंकि ईमान का एक देरीना ख्वाब अगर मैं बोलूँ तो वो ये है कि बचपन से उसको शौक है फौज में जाने का, मुल्क को सर्व करने का, ह्यूमैनिटी सर्व करने का। तो अल्लाह पाक जो है वो आपकी सारे मकसद जो है उसमें आपको जो है वो कामयाब करे, अच्छे पॉजिटिव वे में लोगों की खिदमत करो। बैक टू द पवेलियन, यहाँ नई सुबह के स्टूडियो में इस वक्त मुझे 3 पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन किया है। मैं बारी बारी उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने करवाने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनसे अभी ऑफ एयर में जब हम आए तो मैं उनसे बात करी थी और काफ़ी सारा मुझे लगा कि आज के टॉपिक्स बहुत सारे होने वाले हैं। मतलब हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं जाने वाले, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं। देखिए सोशल कॉमन मैन इश्यूज़ जो है ना वो इस वक्त हमारे लिए उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि एक आम आदमी को क्या इश्यूज़ हैं, जो कि बहुत सारे हो सकते हैं यकीनन, और हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से वो हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपने जो है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पे भी बात करेंगे। आज हम के जो नए आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए क्या मुश्किलात हैं, उनको किस तरह से अपने बिजनेस को जो है वो देखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। सो इस वक्त एक बड़ी मज़ेदार सी पर्सनालिटी आज नई सुबह के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। शुएब साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। आपने हमें टाइम दिया आज के लिए। यकीनन इस तरफ अब राइट हैंड साइड पे मैं आने वाली हूँ और जो बात मैं आप लोगों से करने जा रही हूँ बहुत इत्मीनान, बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए ये ना एक ऐसी चीज़ है, मैं हमेशा से आप लोगों को कहती हूँ कि लड़कियों के भी हों या लड़कों, हम हमेशा लड़कियों के अच्छे रिश्तों की दुआ करते हैं कि उनको अच्छा घर मिले, उनको अल्लाह उनके नसीब अच्छे कर दे। कि नसीब की दुआ बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये दुआ हमें साथ साथ लड़कों के लिए भी करनी चाहिए। जो आजकल का मुआशरा इस वक्त चल रहा है कि भाई अल्लाह पाक उनको ऐसी बीवियाँ दे जो उनको समझें,
उनको उनके लिए जो है ना वो अच्छी साबित हो, अच्छी हमसफ़र साबित हो। तो ये दोनों के लिए करनी चाहिए दुआ। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। तो इस वक्त मेरे साथ दो ऐसी पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जो कि मैरिज ब्यूरो ओनर्स हैं, और आज के शो में मैं आप तमाम लोगों से कहने वाली हूँ कि वीनस एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से अगर हमें कोई ऐसी फैमिली देख रही है जहाँ पे कोई लड़की है और उसका रिश्ता नहीं हो रहा है या अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आप लाइव कॉल्स के जरिए जो है अपनी जो डिटेल्स हैं वो एंट्री करवा सकते हैं यहाँ पे। और अगर कोई ऐसी फैमिली हमें देख रही है जिसमें कोई लड़के ऐसे मौजूद हैं जिनके लिए कोई अच्छा रिश्ता दरकार है, तो वो भी कॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ मैरिज ब्यूरो ओनर्स मौजूद हैं, डॉक्टर गुलजार साहब और साथ ही साथ इरम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और इतने हसास टॉपिक पर टाइम देने के लिए मैं ये जरूर कहूँगी। शुएब साहब, सबसे पहले बातों का आगाज आपसे करना चाहूँगी। हमने बात की कि कॉमन मैन इश्यूज, सर क्या हैं ये, आम आदमी के क्या मसले हैं शादी के अलावा? जी बिल्कुल। देखिए, इस गम के अलावा भी कई गम हैं दुनिया में। खैर एनीवे, देखें बहैसियत फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन आदमी कहते किसे हैं? हाँ, देयर आर स्केल्स एंड द ग्रेड्स, और फी ज़माना ऊपर और नीचे दो ही ग्रेड्स हैं, हायर एंड लोअर। मिडिल कॉमन हैज़ बीन गॉन लॉन्ग बैक अगो। खैर, अब सबसे पहले जो एक आम आदमी होता है उसका सोर्स ऑफ अर्निंग कितना सिक्योर्ड है और कितना मेंटेनेबल है। अब तो खैर मेंटेनेबिलिटी तो बहुत दूर की चीज़ रह गई है। अब तो सिर्फ ये है कि बेसिक नीड सुबह शाम का एक आम आदमी अपने फीडिंग कर ले तो दैट वुड बी इनफ, अपार्ट फ्रॉम द बिलिंग्स, जो कि बड़ी जालिमाना हद तक पहुंच चुकी हुई है। हम लोग हकीकत से बहुत दूर हैं। जो हमारी रूलिंग क्लास है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे थिंक इन अ डिफरेंट वे। और कॉमन आदमी तो अपने गले मोहल्ले में सफाई नहीं करवा सकता। बेसिक नीड्स जो होती हैं वो अवेलेबल नहीं है कॉमन आदमी की हद तक। और हम लोगों का एक प्रॉब्लम है कि वी ऑलवेज से डर्ट अंडर द कारपेट। सब अच्छा है सर, एंड दिस इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। हम लोगों को हकीकत नज़री जो है ना उससे देखना चाहिए कि हाउ रियलिटी में हम लोग जाते हैं। हम लोगों का बहुत डिफरेंट वे है, स्कूल ऑफ थॉट्स रूलिंग क्लास का डिफरेंट है, महकूम लोगों का डिफरेंट है, और इनके मसाइल ही बहुत मुख्तलिफ हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मशरिक और मगरिब। ऐसा ही है। और इसको अपार्ट कैसे किया जा सकता है? ब्रिजिंग की ज़रूरत है। अब ब्रिजिंग के लिए विलिंग की ज़रूरत होती है। जो रूलिंग क्लास है वो उसकी विलिंग कितनी है कि वो कितना एक आम आदमी को समझना चाहते हैं। देखें, ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। एक आम आदमी की दरख्वास्त तो ऊपर तक जा सकती है, आवाज़ नहीं जा सकती। क्या बात है। और ये तल्ख हकीकत है। इसकी मैं मिसाल आपको दूँ। एक खिता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर इसी विसिनिटी में है। अब कॉमन आदमी का प्रॉब्लम देखें। हमारे यहाँ हुकूमती लेवल पे अगर कोई भी देखना चाहे तो ऑडिटेड जर्नल का ऑफिस होता है। एग्जैक्टली। अब वहाँ से आप मंथली एक्सपेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के लें, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस वुड बी गॉन। मगर एक आम आदमी के गली में झाड़ू दिलवाने का एक्सपेंस नहीं है गवर्नमेंट के पास, बिकॉज दे डोंट सेंड इट देयर, दे डोंट केयर इट। उसको अपने घर के रास्ते की सड़क के लिए वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगा, मगर एक आम आदमी की गली की घर की सफाई के लिए उसके पास 5-10 हज़ार रुपए का एक्सपेंस नहीं है जो करे। देखें, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, अक्सर ये हमारे इस कराची शहर में ऐसे खित्ते हैं, उन विसिनिटीज़ का इतना बुरा हाल है कि उस खित्ते में जो एक अच्छे आसूदा हाल लोग हैं वो कदम रखना पसंद नहीं करते, सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से, इन टर्म्स ऑफ गार्बेज थिंग्स लाइक दैट। मतलब वो आदमी वहाँ कदम रखना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से मैंने अपने MNA MPAs को बारहा ये बात की। मैंने कहा सर, ये आप लोगों की हमारी खिदमत है कि आपके जो 3 दहाइयाँ पहले जो आपके हमारे नुमाइंदे थे, उनके दौर में जो पत्थर जहाँ पड़ा था वो आज भी आपके दौर में भी वही है। दिस इज़ अ स्केल टू जज योर खिदमत टू अस, एक आम आदमी का। और मैंने कहा आप लोगों की इस खिदमत के एवज इन घरों में जो बच्चियां बैठी हुई हैं, अच्छे घराने उनके रिश्ते लेने यहाँ आना पसंद नहीं करते, एंड नो वन रियलाइज इट। जिसकी ये ज़रूरत है, जिसकी ये जिम्मेदारी है, दे डोंट केयर अबाउट इट। मतलब अभी यानी कि एक एरिया है, उसमें पिछले 50 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स है। 50 years ऑलमोस्ट, यस, एज पर द रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड। छोड़ें आम आदमी की बात को, छोड़ें, गवर्नमेंट रिकॉर्ड को देखें। अब देखिए, एक सिटीज़न पोर्टल है, सब लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है टू कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट,
एक आम आदमी अपनी दरख्वास्त किसी दफ्तर में नहीं दे सकता क्योंकि वो लेना चाहते ही नहीं है। सिंध ऑफिस में कितने ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में किसी ऑफिस का ईमेल एड्रेस अवेलेबल नहीं है, किसी ऑफिसर का है, मगर कौन सा देंगे सर, अपना ईमेल दे दें so&so@gmail.com। ये शर्म की बात है। हमारा आईटी का मिनिस्ट्री है, आईटी का सेक्रेटरी है, किसी इदारे में .gov एड्रेस ही नहीं है, यूज़ नहीं करते, लोगों को देते हुए घबराते हैं। सर अपना ईमेल एड्रेस दें जी, वो dc so&so@gmail.com। मैंने कहा सर गूगल के नुमाइंदे हो या हमारे सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे हो, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आईटी का जो मिनिस्टर है या जो सेक्रेटरी आईटी है या जो डीजी आईटी है, उनकी आंखों पे पर्दे गिरे हुए हैं। देखिए, दिस इज द वेरी इजीएस्ट मीडियम टू कम्युनिकेट विद द कंसर्न ऑफिसर। एग्जैक्टली। नो वन अप्रिशिएट इट एंड नो वन वांट्स टू डू इट। और अगर कोई कोशिश भी करता है तो डिस्टर्ब इट, जी ठीक है। अच्छा, अगर गलती से ईमेल चली भी जाए, दे डोंट इवन बॉदर टू रिप्लाई, गिव इट अ डैम शिट। नहीं जी, अच्छा देखेंगे सर। हमारे पास वो निज़ाम भी नहीं डेवलप किया जाता जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो रही हो कि यार आपके पास एक साइल की दरखास्त आई है, हम लोग 21वीं सदी का रोना रो रहे हैं एक मुद्दत से, इस 21वीं सदी के नाम पे हम पर कितने टैक्सेस लागू हो गए हैं, बट व्हाट इज द कम बैक, फीडबैक क्या है उसका, जीरो। और इन चीज़ों को देखना किसकी जिम्मेदारी है? देखें, अक्सर इलाकों में हमारी तालीम का आलम ये है, हमें अपने काउंसलर का नहीं पता होता। मेजॉरिटी की बात करता हूँ जो स्लम एरियाज हैं, बड़े एरियाज में तो मिनिस्टर लोग मिल लेते हैं जाके उनको, मगर जहाँ कॉमन आदमी रह रहा है उस बेचारे को अपनी दाल रोटी से फुर्सत नहीं है कि वो अपने काउंसलर को देखे कौन है, उसका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन कौन है, टाउन चेयरमैन तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, और फिर यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, सूबे में एक गवर्नमेंट है, शहरी हुकूमत में एक गवर्नमेंट है, यूनियन काउंसिल में दूसरे लोग बैठे हुए, अब इनका इंट्रैक्शन ही नहीं है। इसको कहते हैं हाथियों की लड़ाई में गरीबों का मारा जाना। वो ऊपरली कहती है अगर मैंने इसको सहूलत दे दी तो मेरे वोट ख़राब हो जाएंगे, वो कहता है मैंने इसको सहूलत दे दी तो मैं अगला इलेक्शन किस बेस पे लड़ूंगा। अब वो अपनी अपनी बनाने के लिए एक आम आदमी को बेसिक फैसिलिटीज से भी महरूम कर दिया गया। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी का लेवल वेरी लो, फेवरेटिज्म के तहत जाके दिन रात हो जाता है, रात दिन हो जाती है। अब ये बड़ी दिल जलाने वाली बात है, मगर तल्ख है, तल्ख बात, बिल्कुल। आप देखें, कोई आदमी शाम को थक के घर जाता है ना, तो उसका जो घर का रास्ता है ना, वो कितना उसके लिए कंफर्टेबल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल है। मतलब आप सारा दिन मार्केट में धक्के खाने के बाद अपने घर जाने के लिए, आराम करने के लिए, अक्सर लोगों का सवारी मोटरसाइकिल है यहाँ पे, जिनकी गाड़ी है उनके रास्ते साफ होते हैं, और जिनकी वैकियाँ तो वो तो ये होते भाई स्पाइनल कॉर्ड का मरीज होके बिस्तर पे लेटता है घर जाके। इवन हम लोग इतने यानी कि अनसिविलाइज्ड उसमें हैं कि हम लोग इतनी किसी की प्रॉब्लम को यानी कि फील करना तक गवारा नहीं करते। एग्जैक्टली, बहुत सही कह रहे हैं आप। हमारी इन चीज़ों की बुनियाद पे मुआशरत में इतनी नफ़रतें डेवलप हो गई हैं, और मतलब वी आर ऑलमोस्ट अबाउट द ब्लास्ट। और मैं ये बात नहीं कहना चाहता, मगर ये हकीकत है और ये नज़र भी आ रही है कि द वर्स्ट टाइम्स आर गोइंग टू बी हैपन। देखें, मैंने उस दिन भी अपने एक साथी से अर्ज़ कर रहा था कि देखें, अमल की ज़रूरत होती है। ऐसा ही है। हम लोग चीज़ों को इग्नोर कब तक करेंगे? हलाकू खान ने भी तो बगदाद पे हमला किया था और सब लोगों ने अपने अपने तरीके इख्तियार किए थे, मगर जो करना चाहिए था वो नहीं किया था। नतीजे में खोपड़ियों के मीनार लग गए थे। तो अच्छा, वी आर नॉट विजनरी। हमें जिसने विजन देना है, हमारे विजन्स का लेवल ही कुछ और है। हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन का जो निज़ाम दिया गया है वो बर्बादी का, डेवलपमेंट का नहीं है। वरना हमारे यंगस्टर को उठा लें आप, उनसे खैर हमारे कंपटीशन का क्या है, अभी हमारे बोर्ड्स के रिजल्ट्स ने वैसे ही साबित कर दिया है कि अपने पे नकाब डाले बैठे हुए हैं। तो ये नकाब नोचेगा कौन? जो नोचेगा उसको वो रहेगा नहीं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैं लोगों से ही कहता हूँ कि खुदारा अपने नुमाइंदों को पहचानिए, अपने नुमाइंदों से बात करें, वो आपके मकरूज हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो कहते हैं ना कि वंस अ मेंबर सो मेंबर, नहीं, कवानीन ऐसे हैं कि अगर एक कम्युनिटी में आपका MNA या MP आ गया ना और वो डिलीवर नहीं कर रहा, जितने वोट डालने वाले थे वो एक दफ़ा दोबारा इकट्ठे हों, इलेक्शन कमीशन को कहेंगे ही इज़ नॉट डिलीवरिंग, डी सीट इट, और वो उसको डी सीट करने का लॉ है।
मगर आज तक कोई मिसाल नहीं है इस मुल्क में। मसला ये है ना सर कि हम लोग बातें कर लेते हैं, हम लोग अमल की तरफ नहीं जा पाते, ये सारी बात। लोगों को इल्म नहीं, अवेयरनेस भी दे डोंट नो अबाउट देयर ओन राइट्स कि उसका राइट क्या है। हाँ, और जिसका लोग बहुत बुरी तरह से इत्तेसाल करते हैं और उनको मतलब जलील भी करते हैं लोगों को। शुएब साहब ने से बात की रम, मैं इसको ज़रूर आप लोगों से कनेक्ट करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग 2017 से ऑन ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कि भाई ऑब्वियसली अगर किसी जगह किसी रोड घर के बाहर कचरे का ढेर है तो इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, लोग नहीं जाते कि भाई यहाँ नहीं रिश्ता करेंगे या नहीं रिश्ता लेंगे। क्या इस तरह के आपके पास भी केसेस आते हैं, लोग ये बात आप लोगों से करते हैं? बिल्कुल आते हैं, लोग बाकायदा एरियाज़ को क्लियर करते हैं कि हमें इन एरियाज़ में चाहिए। अच्छा, ओके, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो 2017 से जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, पहले तो मुझे बताएं मतलब ये इसी तरफ आने का रुझान क्यों हुआ, मतलब मैरिज ब्यूरो ही क्यों किया? बेसिकली हमारा माइंड ये था कि हम एक तरह से लोगों की हेल्प करना चाह रहे थे। सही, ठीक है ना। काफ़ी बच्चियां इस तरह ऐसी हैं जिनके रिश्ते नहीं आते हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर, ठीक है, और वो ब्यूरोज़ पे जाती भी हैं, अगर रिश्ते वाली होती भी हैं तो लोगों ने अपने इतने ज़्यादा वो रख दिए हैं रेट, जिसकी वजह से वो लोग उनसे कंसल्ट नहीं कर पाते। तो हमारा माइंड यही था कि जो गरीब घर की बच्चियां हैं ना, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ दें, इसलिए हम इस तरफ आए। ये बहुत अच्छी बात है और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि वो हम अभी जैसे बात कर रहे हैं वो बातें सारी यहीं पे आके ख़त्म होती हैं, समाप्त होती हैं कि इंसान को हर चीज़ को ना अमली तौर पे करना चाहिए। सिर्फ बातें तो बहुत सारे लोग ये हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड आके रियलिटी पे काम करना ये बहुत मुश्किल है। गुलजार साहब, आपसे भी मैं ज़रूर इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगी कि जब हम बात कर, देखिए शादी जो होती है बेसिकली वो पूरी ज़िंदगी का साथ होता है और इसके लिए दोनों पार्टनर्स का कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। यकीनन आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते होंगे जिनकी डिमांड्स बड़ी हाई होती होंगी, हमें ऐसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए। तो बेसिक तो ये होता है कि जो भी रिश्ते के लिए आते हैं ना, सबसे पहले तो उनकी डिमांड ही होती है कि हमने एरिया हमारे लिए ये होना चाहिए, लड़की का बैकग्राउंड ये होना चाहिए, या फिर लड़के वालों की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड इसके अंदर आ जाती हैं। अब डिमांड हर तरह की पूरी नहीं हो सकती हैं, ज़ाहिर सी बात है। जब रिश्ते अक्सर रिश्ते होने के बाद की अगर बात करें तो उसमें ये होता है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो तलाक का है, सबसे ज़्यादा डिवोर्स हो रही है और हद से ज़्यादा, और ऐसी लड़कियों की डिवोर्स हो रही है जिनकी एज कम है। 18 साल की बच्चियाँ, 24 साल की बच्चियाँ डाइवोर्स, 1 महीना 15 दिन डाइवोर्स। रीजंस वो क्या कहते हैं, वो कहीं और इन्वॉल्व, वो कहीं और इन्वॉल्व, पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कर दी, ये चीज़ें होती हैं, या फिर लड़का सही नहीं था, पता नहीं था, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। मैं स्पीचलेस इस जवाब के बाद इसलिए हो गई हूँ क्योंकि ये जो वर्ड है ना बेसिकली ये डिवोर्स वाला वर्ड, ये एक बहुत बड़ी लानत है हम पर। मतलब मैं समझती हूँ कि ये नहीं आना चाहिए ज़िंदगी में। हाँ, ये तब इसकी तरफ हम बढ़े जब कोई बहुत सीरियस मसला हो जाए, कोई मेजर मसला हो जाए। और मैं उन मर्द हजरात से बड़ा फ्लुएंटली मुखातिब हूँ, वो लोग, वो मर्द हजरात जो अपना ये जो डोमिनेंट जो है बिहेवियर अपने आप में तारी करते हुए ना एकदम फ्लुएंटली किसी भी अपनी बीवी को कह देते हैं कि अगर तुमने कि मेरी बात नहीं मानी या कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यार अल्लाह को मानो यार, होश के नाखून लो। ये मतलब कौन सी बात है ये बोलने वाली कि आप लोग इस तरह फ्लुएंटली। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारी बेगमात जो हैं वो इस चीज़ से डर के, प्रेशराइज होके भी बहुत सी जिंदगियां गुजार रही होंगी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ कि यार नहीं, अगर मैंने कुछ कह दिया है, मैंने किसी चीज़ पे कोई आवाज़ बुलंद कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि घर खराब हो जाए। आपके पास भी यकीनन बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत सारे लोगों को डर है कि भाई ऐसा ना हो, इश्यूज होते हैं, बहुत इश्यूज। अच्छा, इस पे बहुत सारी चीज़ें ये भी आ जाती है कि जैसे रिश्ते वाले आ गए, सारी चीज़ें हो गई, रिश्ते होने के बाद जो मसाइल आते हैं, तलाक की बात इस नौयत की भी आ जाती है कि ये लोग लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से, अब लड़का है बाहर से काम करके आ रहा है, सारी अपने बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, जो भी, जैसे ही वो घर में एंटर होगा ज़बान दराजी शुरू हो जाएगी और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो तलाक की तरफ जाता है। बस ये बात तो मैं हमेशा अपने हर शो में कहती हूँ कि हमने ना, ऐसा है, मैं समझती हूँ ऐसे कि हमने औरत को एक अलग ही मजलूम कटहरे में खड़ा कर दिया है कि मर्द जालिम है, औरत मजलूम है। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मर्द हजरात हैं हमारे, वो हमारे घर के सरबराह होते हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे होते हैं, बॉस की बातें सुन रहे होते हैं, कोलीग्स की बातें सुन रहे होते हैं, फिर ये टेंशन है कि बिजली का बिल भरना है जो आजकल बहुत आ रहा है, गैस का ना होते हुए गैस का बिल, गैस ना होते हुए गैस का बिल भरना है, जो अब फिर बच्चों का खर्चा है, घर का जो है चीज़ें हैं, ये सब के बाद उनको सिर्फ ये चाहिए होता है कि यार मैं अगर घर में एंटर हो रहा हूँ
तो एटलीस्ट मेरी भी, अब एंटर होते ही बेगम खड़ी हो जाएगी, तुम्हारी माँ ने ये बोल दिया, तुम्हारी बहन ने ये बोल दिया, तुम्हारे घर यार थोड़ा सा खवातीन को भी यहाँ पे अभी एहसास एक चीज़ करना मैं चाहिए। और आपको क्लियर करूंगी कि यहाँ पे लोगों की डिमांड ये होती है कि हमें ऐसा लड़का चाहिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो। क्यों? मतलब हमारी बेटी को कुछ फेस ना करना पड़े, ना सास ना नंद, कोई ना हो। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। मैं समझती हूँ कि जॉइंट फैमिली एक बड़ी नेमत है। बिल्कुल नेमत है, बिल्कुल लेकिन ऐसे लोग ही है। नहीं कदर करते इस चीज़ की। आप सही कह रही हैं, ऐसा ये चीज़ है। शेख साहब, इसको हम आपसे कनेक्ट कहीं से कर सकते हैं, कुछ आप तज्जिया करेंगे इस पे? देखें, बेसिकली हमारी जो ब्रॉटअप है ना, और जो हमारा सोशल सेटअप है, इसको टिल्ट किया जा रहा है इन अ विच वे। देखें, ये जो आई एम सॉरी टू से कि जो हमारा मीडिया है ना, दैट इज़ अ टूल, अ बिग टूल, जहन साजी करता है, ठीक है। और इस टूल को ऐसे अफराद इस्तेमाल करवाते हैं जिसको हमारे बचपन में खुफिया हाथ कहा जाता था। आगे काम करने वाले को नहीं पता होता कि पीछे कौन है और उससे क्या करवा रहा है। हाँ, वो अपना काम। दैट्स अ डायलेमा, एक्सक्यूज मी। मगर ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट हैं, और जुल्म की बात यह है कि जिन लोगों ने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है उनकी आंखें बंद हैं। हमारी मुआशरती कदरों को जिस जानिब धकेला जा रहा है और जिन्होंने उसको टैकल करना है, दे आर नॉट डूइंग इट। तो अब इसके लिए फिर अगेन हमारे जो उलमा है, लीडर्स हैं, एग्जैक्टली, उनको इन चीज़ों की तरफ आके अपना रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इरम, मैं अगर आपसे इस चीज़ पे बात करूं, जैसे शेख साहब ने कहा कि जो हमारे लीडर्स या उलमा हैं, तो क्या आप लोगों के पास भी कोई ऐसा पैनल है जिसमें अगर जब रिश्ता करवा रहे होते हैं आप लोग, तो आप उनसे राय लेते हैं? कोई उलमा है, कोई इस्लामिक किसी किस्म की राय लेनी है कि भाई इन लोगों से आप, ये लड़का है, ये लड़की है, अगर उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं, शादी से पहले भी कोई मसले मसाइल हैं, कोई कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है, तो वो उसको हल कर सकें इस्लाम की रोशनी में या दीनी रोशनी में या दुनियावी रोशनी में? कोई मेजॉरिटी ये है कि लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं, वो अपने हिसाब से जज करते हैं। ओके, वो लेते ही नहीं हैं इन सब चीज़ों को कि हम किसी से एडवाइस लें। वो अपनी जो उनकी राय होती है बस वो वही देते हैं, जो उनकी डिमांड्स होती हैं बस वो वही बोलते हैं, और उनको वो 110% चाहिए होती है। तो इसकी वजह से जो सबकी जो एक वजह बना के देते हैं कि हमने इस्तिखारा किया, उसमें हाँ, ये जवाब ये आ गया, चीज़ बस आ end जाती है। उसका। इसको आप ये हाँ। मतलब वैसी नॉर्मली वजह बना देते हैं? Normally जी, वजह नॉर्मली बनाई वजह जाती है, जो अक्सर समझ में बनाई नहीं जाती है। आया तो वो अगर ऐसे मना नहीं कर सकते तो इस्तिखारे का वो बना देते हैं कि इस्तिखारे में ना आ गया। ओके, ये लोगों का कॉन्सेप्ट है आजकल। और बेसिक जो इसमें तलाक की जो बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें लड़की के वालिदैन, उनकी फैमिली, और ये बहुत ज़्यादा involved कैसे होते होते हैं कि माँ ने उनको सपोर्ट दे दी, उनकी बड़ी सिस्टर ने उनको सपोर्ट दे दी कि ठीक है जी, अब आप वापस आ जाओ ना, अब वहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है, आपको तो ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। अगर माँ ही उनको इस किस्म की सपोर्ट देगी तो लड़की कहाँ जाएगी? इस टॉपिक पे जरूर बात करेंगे, जी। बहुत सेंसिटिव है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इस वक्त एक बार फिर से आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हैं हम नई सुबह में, और इस वक्त नई सुबह में वक्त हुआ है आज की खबर का। तो आज एक बहुत मज़ेदार खबर, मज़ेदार इन अ सेंस के फ़ायदे की खबर। मैं बहुत हंस रही हूँ उस खबर को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए, क्योंकि यकीनन ये खबर मैं समझती हूँ कि सबके मतलब की खबर है, और जब ये मैं ऐसे आप लोगों के सामने बात करूँगी इस खबर के हवाले से, तो आप लोगों के चेहरों पर यकीनन मुस्कान भी आएगी, कई चेहरों पर मतलब एक विश भी आएगी कि शायद कभी हमारे साथ भी ऐसा हो। तो जी खबर ये है कि एक कंपनी जिसने अपने 140 मुलाजमीन को वफादारी का सिला दिया है। हमारे यहाँ तो आजकल हम कहते हैं ना कि इसके साथ अच्छा करो, उसके साथ अच्छा करो, सिला नहीं मिलता, बट यहाँ देखें आप कि कंपनी ने अपने 140 मुलाजमीन को
वफादारी का यानी लॉयल्टी के साथ काम करने का सिला क्या दिया है कि उनको बोनस के तौर पे हर अपने मुलाजिम को 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं। कैन यू गाइस इमेजिन, 1 करोड़ रुपए एक बंदे को दिए हैं और 140 मुलाजमीन को वफादारी का सिला दिया। अगर मैं इस पे आगे बात करूं तो एक प्राइवेट कंपनी है जो कि हमेशा अपने मुलाजमीन की हौसला अफजाई करती है, जो कंपनी के साथ बहुत टाइम से मुंसलिक हैं, जो कंपनी के साथ बड़े जुड़ के काम कर रहे हैं, उनको हमेशा वो कुछ 2 साल या 2.5 साल बाद जो है वो ये बोनस जो है वो देती है और वफादारी की बुनियाद पर ये बोनस मिलता है। अच्छा, बोनस जो है वो एक कंपनी का इन्होंने एक अपना एक प्लान रखा हुआ है, इनकी एक टर्म है टुगेदर वी ग्रो के नाम से। इस टर्म को यूज़ करते हुए वो हमेशा ये बोनस अपने मुलाजमीन को देती हैं ताकि एक साथ मिलके सब परवान चढ़ सकें, एक साथ मिलके जो है वो सब अपनी जो है वो ज़िंदगी को और मज़ीद अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकें। कंपनी के जो CEO हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं, उन्होंने ये वजाहत की है कि ये इस वजह से डिज़ाइन किया गया है मुलाजमीन के लिए क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अगर डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, नॉर्मल सैलरी पैकेज पे काम कर रहे हैं, तो उनकी वो सैलरी यकीनन बिल्स की और घरेलू चीज़ों की नज़र हो जाती है। उनकी कोई सेविंग्स नहीं होती हैं कि वो अपना कोई ज़ाती घर कर लें, अपनी कोई गाड़ी ले लें, अपने कोई ऐसी अचीवमेंट कर लें जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो है वो उनको इस तरह का इंक्रीमेंट एक दिया जाता है। तो मेरी भाई, मैं बहुत बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम कंपनी ओनर्स से, चलो 1 करोड़ नहीं, हम 1 लाख तक में आ जाते हैं, कम से कम दिया तो जाए मतलब ना होने से कुछ तो बेहतर है। लेकिन ये कि अब वही बात है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ होना चाहिए। मंथली इंक्रीमेंट्स ना हो, हर 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा बोनस मिलना चाहिए। इससे फ़ायदा आपकी कंपनी का है क्योंकि आपके जो लॉयल आपके जितने भी मुलाजमीन होते हैं वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। इस खबर के साथ ही जोड़ते हैं एक ऐसी खबर को जो कि इस वक्त बड़ी सनसनीखेज मैं समझती हूँ खबर है, वो है जी चैम्पियंस ट्रॉफी। आज 19 फरवरी है। आज जो है वो ज़बरदस्त सा एक मैदान जो है वो आप तमाम लोगों के लिए तैयार है, जिसमें जो है वो लड़ने वाले हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, उनका मैच होने वाला है आज। अच्छा, यहाँ हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो आप लोग यकीनन देख रहे होंगे कि बड़ी जो है वो फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है और जो है वो हमारे रोड्स भी यकीनन मामूल के तौर पर ब्लॉक होंगे। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है लोगों से कि भाई आप लोग की इंटरटेनमेंट के लिए, आप लोगों की जो तफरी है कराची की आवाम के लिए एक चीज़ आपको मुहैया की गई है। एक इतना बड़ा इवेंट यहाँ पाकिस्तान में सजाया गया है, लेकिन उसकी आप लोगों ने ये ज़रूर आपने कोशिश करनी है कि अगर उस ट्रैफिक में, उस रोड ब्लॉक्स में कोई एम्बुलेंस फंसी हुई है, कोई पेशेंट जा रहा है, प्लीज़ उनके लिए वो ओपन करिएगा। और हमारी आवाम से भी दरख्वास्त है कि एम्बुलेंस देख के एम्बुलेंस के पीछे ना लगा करें कि एम्बुलेंस के पीछे लग जाएंगे तो हमें भी रास्ता मिल जाएगा। कोशिश करें कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया करें, ये वाले काम ना किया करें। तो आज की खबर से फ़िलहाल के लिए इतना ही। वापस स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनको ज्वाइन करते हैं अपने साथ दोबारा। हमारे साथ इरम और गुलजार साहब मौजूद हैं जो कि मैरिज ब्यूरो ओनर्स हैं और साथ ही जो है वो आज उनसे बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं कि रिश्तों के हवाले से क्या क्या जो है वो मुश्किलात दरपेश आती हैं। शुएब साहब मौजूद हैं ऑन दी अदर साइड जो कि बड़े अच्छे से ऐसे तज्ज़िये, और मैं कहती हूँ ऑन एयर तो उनके जो तज्ज़िये आप सुन रहे हैं ना उससे बेहतर ऑफ एयर वाले तज्ज़िये हैं, लेकिन बस मजबूरी है हमारी बहुत सारी, जो हम कुछ बातें जो है वो ज़ाहिर है ऑन एयर नहीं कर सकते। अच्छा इरम, मैं बात करूँ बीइंग अ फीमेल, अगर मैं आपसे इस बारे में बात करूँ तो जब एक लड़की अपनी एक थोड़ी सी एज को पहुंचती है, थोड़ा टीनेज की तरफ आती है, तो वो अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेती है कि यार मेरी ज़िंदगी का जो साथी हो वो ऐसा हो, उसमें ये हो, उसमें ये सारी बातें हों। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझती हूँ कि आप जैसा हमेशा गुमान करते हो आपको हमेशा वैसा नहीं मिल, और मिल ही नहीं सकता ना। वो तो एक कैटेगराइज आपने कर दिया कि अल्लाह स्पेशल कोई ऑर्डर पे आपके लिए किसी को नहीं बनाया ऑब्वियसली, लेकिन आपका नसीब जिसके साथ जुड़ा है, आप उसके साथ मिलकर अपनी कुछ आदतें चेंज करके, कुछ उसकी आदतें चेंज करके जिंदगी को अच्छे से गुजार सकते हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके पास यकीनन लड़कियां बहुत सारी फरमाइशें लेकर आती होंगी, क्या क्या फरमाइशें करती हैं लड़कियां? एक तो पहली चीज़ तो यही होती है कि हैंडसम, गुड लुकिंग, सही, ठीक है। और ये चीज़ सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी है, और लड़कों से और लड़कियों से ज़्यादा उनकी फैमिलीज़ में है। यहाँ पे जो इश्यूज़ आते हैं ना कि पहले फैमिलीज़ देखने के लिए जाएंगी, अगर उनको लड़की समझ में आई तो लड़का ओके करेगा। कुछ केसेस तो हमारे पास इस तरह से भी आए हैं इसी चीज़ को लेकर, आप यकीन करेंगी लड़के ने ओके कर दिया, उनको लड़की समझ आ गई है, कुछ टाइम के बाद उनका आता है जी जवाब कि वो मेरी बड़ी सिस्टर को समझ में नहीं आई है तो इसलिए हम मना कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी मतलब ये सोचे बगैर के लड़की पे क्या गुजरेगी। हाँ, नहीं सोचते।
और ये ब्यूटी को लेकर या हैंडसम होने की बात को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। लोग इसको बहुत ज़्यादा करते हैं कि नहीं हमें ऐसा ही चाहिए, एक माइंड अपना बना लेते हैं ना। अब जैसे कोई भी एक्टर को पसंद कर लिया तो हमें ऐसा ही चाहिए, तो वो चीज़ माइंड में होती है, उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे बड़ा जो इशू आजकल चल रहा है वो ये चल रहा है कि पेरेंट्स ना बेहतरीन के चक्कर में ना बेहतर बच्चियों की उम्र निकाल देते हैं। बहुत बिटर रियलिटी है ये। बिल्कुल, उम्र निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, जब बच्ची हो गई 30-40 की, उसके बाद जो शादीशुदा भी हों, डाइवोर्स वाले भी हों तो करा दें। ऐसे भी इश्यूज आ रहे हैं। सिर्फ क्या कि वो खूबसूरत होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, आगे पीछे कोई ना हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती ये हैं। पेरेंट्स भी कहते हैं, पेरेंट्स ही तो कहते हैं। और घर भी अपना होना चाहिए। और घर भी अपना होना चाहिए। सबसे और इसलिए पहली डिमांड कराची यही है आपको भी अच्छी तरह कि पता है 90% लोग रेंटल हैं। रेंटल हैं, तो ये इशू बहुत ज़्यादा आता है। और फिर अपने घर होने के चक्कर में रिश्ते जो है ना बहुत ज़्यादा एक टाइम जो है ये ज़ाया कर देते हैं। जाहिर है कोई भी इतना वेट नहीं करेगा चाहे वो लड़के की फैमिली लड़की की फैमिली हो। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें लड़के के, भाई लड़की की रिक्वायरमेंट है तो लड़के वाले अपना घर करने का वेट, अगर लेट्स सपोज आज के दौर में तो मैं समझती हूँ भाई पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में अपना घर, वो फिर कोई और ही लोग हैं जो 1 महीने क्या, वो तो 15 दिन में भी अपना घर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये यार ये बहुत बिटर रियलिटी है, हमें पता है, लेकिन आज इन लोगों के मुंह से ज़ाहिर सुन रहे हैं कि ये लोग ज़ाहिर इन लोगों को फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, ए मेजर कोई ऐसा इशू बताएं, कोई ऐसा कॉमन इशू जो आपको हर जो भी रिश्ते के लिए आता है उसकी ज़ुबान से सुनने को मिलता है कि इस वजह से हम रिश्ता नहीं कर रहे, कोई मेजर। बेसिक घर का इशू होता है, सैलरी का इशू होता है, एरिया कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब डिफेंस के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर नहीं करते हैं। अब वहाँ के लोग तो कहते हैं कि ठीक है जी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि उनको एक बेहतर मुस्तकबिल नज़र आ रहा होता है कि ठीक है जी हम लोग कर लेंगे। लेकिन डिफेंस का कोई बंदा वहाँ पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि उनकी एजुकेशन के हवाले से प्रॉब्लम होंगी, घर के हवाले से होंगी, अब उनकी मेंटालिटी के हवाले से होंगी। सबसे बड़ी चीज़ यही आती है, वो जिस माहौल में रह रहे होते हैं ना वही चीज़ फिर वो करते हैं, तो इसकी वजह से लोग मना करते हैं। कहता कि भाई भले खूबसूरत ना हो, भले नहीं, ये चीज़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना मतलब घर वर नहीं हो, लेकिन कम से कम इंसान का बच्चा हो। और नहीं, स्पेशली क्या हमारी ये डायलॉग होता है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन लड़का या लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। कोई डिमांड नहीं, ये लाइंस होती है और ये कहा जाता है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है लेकिन खूबसूरत होना चाहिए, घर अपना होना चाहिए, हमारी कोई डिमांड नहीं है। मैं हमेशा लड़कियों के पेरेंट्स से मुखातिब होकर ये कहती हूँ कि जब आप अपनी बेटी को रुखसत कर रहे होते हैं तो हमने एक फिनोमेना बना लिया कि हम अपने बच्चों को कह देते हैं कि अब तुम्हारी उस घर से ना तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। नहीं, आप उसे ये कहें कि बेटा हम तुम्हें इंसान के साथ ब्याह रहे हैं, अगर ये इंसान जानवर बन जाए तो वापस आ जाना, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ मैं वही तो पूछ रही हूँ कि आप लोगों को ये कोई नहीं आके बोलता कि भाई कोई कंपैटिबल हो, मतलब ऐसा हो जो समझने वाला लड़का हो या लड़की हो, थोड़ा तरीके से चले, भले खूबसूरत हो ना हो, ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला होगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहूँगी, ना टोटली आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, मतलब जो गरीब बच्चियां हैं उन लोगों के लिए जिनके पास मतलब जो अफोर्डेबल नहीं है, टोटली फ्री ऑफ। अभी तक कितने ऐसे मतलब रिश्ते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा चुके हैं? तकरीबन 60%। 60%। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे हम लोग के, माशाल्लाह से वो उम्रे का भी हम अगर जिक्र करें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, आप बताइए उस जर्नी के बारे में। उम्रे का जो सिस्टम है हमारा है 155 पर हेड, ठीक है, उसमें हम हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बताएं। इसमें बेसिक ये है, स्टार्ट हमने किया था 50,000 से, जस्ट 50,000, उसमें टिकट भी था, वीज़ा भी था, होटल्स भी थे, ये सारी चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग दे रहे थे। तो जब किसी को भी अगर हम ये बात कहते हैं कि हम 50 में करवा रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता था कि ये फ्रॉड है, नेक्स्ट और कोई बात होती कॉमन है ना। हाँ, लोग भी अपनी जगह ठीक है, चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, लाहौर के अंदर देख लें, कराची के अंदर देख लें, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें तो इसमें ये चीज़ें होती रही हैं और मुख्तलिफ अलग अलग तरीके से हुई हैं। लेकिन इसमें बेसिक हमारे पास ये है कि हमने ये जो तरीका एक चलाया था, एक रूटीन के हिसाब से जो हमने एक बैकअप बना के चलाया था, हम खुद पे नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, वो ज़कात नहीं है, वो सिर्फ हेल्प है, ठीक है। और ये सिर्फ सैलरी पर्सन्स के लिए हमने निकाला था, के लिए जो सैलरी पर्सन नहीं कर सकते वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और मैं खुद भी नहीं जा पा रहा हूँ। अब उसमें क्या होगा कि जब हमने 50,000 पे रखा तो 2 बंदे चले गए, और सपोर्ट किसने किया? बैक पे हमें कंपनी ने किया। कंपनीज करती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि आपका ये होना चाहिए या नहीं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने जो बेसिक एक बनाया था वो यही बनाया था कि जो ये पेमेंट पे कर सकते हैं वो जा सकते हैं, बस
हमारा जो कोई चीज़ें वो नहीं हमने अब टिकट जो है 150 170 अभी रमज़ान के अंदर भी ऐसी टिकट के 180 रेट्स वगैरह जो है ये वो चल चलते रहे रहे हैं, लेकिन उसको हमने कोई काउंट किया। रमज़ान के अंदर अभी हमारे बैच जा रहे हैं, ग्रुप जा रहे हैं हमारे, तो उसके अंदर भी हमने 155,000 ही रखा हुआ है। शवाल के इसमें अंदर सब चीजें इंक्लूड है। जी, सब सब है। कुछ क्या इंक्लूड बात है। है। ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि होटल हमारी तरफ से फ्री है, वीज़ा हमारी तरफ से फ्री है, वहाँ की ट्रांसपोर्ट हमारी तरफ से फ्री है, हम प्रोवाइड करेंगे, लोगों का कोई एक्सपेंस उसमें नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और होता है कि जी ठीक है ये सारी चीज़ें तो हो गई, इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस होता है, मैंने कहा इसमें शॉपिंग हम नहीं करवा सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम करेंगे, वहाँ की ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सऊदीया के अंदर जो बेसिक चीज़ है ट्रांसपोर्ट वो बहुत मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि एक्सपेंसिव है। यहाँ से जो लोग जाते हैं वो अगर कार या कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर वो लेते भी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको क्या होता है कि बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पर ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो होटल्स हैं हमारे, जो आप लोग जो मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका क्या डिस्टेंस है मक्का मदीना, ये मतलब तकरीबन, वॉकिंग डिस्टेंस है? 1500 मीटर, 800 मीटर। जो मक्का के अंदर हैं वो 1500 मीटर पे हैं, जो मदीना के अंदर हैं वो 800 मीटर पे। 800 मीटर पे हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि बाज़ औक़ात अगर उनके अंदर हमें स्पेस नहीं मिलती है तो नज़दीक के और भी होटल हैं जो हमें मिल रहे हैं, जिसमें मक्का के अंदर 800 मीटर पे है और मदीना के अंदर 300 मीटर पे है। यानी मतलब नियरेस्ट ही है। हाँ, नियरेस्ट ही है, बिल्कुल। इससे भी बड़े मसले होते हैं ना, कि हाँ, हाँ, होटल बिल्कुल। दोस्त वगैरह से मसले। बिल्कुल। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी आप Thank लोगों you. को, और यकीनन और ये कोशिशें, ये काविशें इसी तरह से मजीद आगे बढ़ती रहें और आप लोग इसी तरह से और मजीद अच्छा अच्छा काम करते रहें, लोगों के लिए, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यकीनन मेरे पास अभी और बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने इन दोनों से करने हैं, लेकिन शुएब साहब भी साथ हमारे मौजूद हैं। एक सवाल जो हमारी ऑडियंस देख रही है हमें, शुएब साहब, हम बेसिकली हमारे मॉर्निंग शो को टारगेट करते हैं जो हमारी यूथ है या हमारी जो यंग ब्लड है उसके लिए। तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मशवरे हैं सर आपकी तरफ से? देखिए, ये बिल्कुल बहुत शानदार बात है। हमें अपने एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करना चाहिए और इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश करना चाहिए। मतलब ठीक है, जॉब है एक सेक्टर, बट पर्सनली आई डोंट अप्रिशिएट द जॉब्स। आदमी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो दूसरों के काम आ सके, उनके मदद आ सके। और इसके लिए, और देखें, इकोनॉमिक भी हमारी तभी ग्रोथ करती है कि हम खुद कफील कितने होते हैं इन चीज़ों पे। अगर इंसान अपना घर को पालने में ही खुद कफील हो जाए तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। और जॉब सेक्टर से हट के बिजनेस में, क्योंकि देखिए जॉब का एक सेक्टर है और जो बिजनेस है उसके 9 सेक्टर हैं। अगर 10 हिस्सों में रिस्क है तो रिस्क का एक हिस्सा जॉब का है और 9 जो हैं वो बिजनेस के से मुताल्लिक हैं। और ये हमारे नबी का भी फरमान है, क्योंकि उन्होंने खुद भी तिजारत को पेशा अख्तियार किया था। तो हमें अपने बच्चों को इस सिलसिले में तालीम देनी चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए। देखिए, हम लोगों को जो, मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा, जो एजुकेशन सिस्टम है, निज़ाम तालीम, जहाँ से बुनियाद पड़ती है इस चीज़ों की, हम लोगों ने उस चीज़ को जितना निगलेक्ट किया है या करवाया गया है, मैं तो ये कहता हूँ करवाया गया है विद अ प्लान टू जस्ट सप्रेस दिस नेशन, कि ये कहीं राइज ना कर जाए। बिल्कुल। और फिर मुझे दुख होता है कि जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है उन्होंने आंखें मोड़ी हैं इन चीज़ों से, वरना ये पाकिस्तान का टैलेंट बहुत सारी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल। मतलब कुछ नेगेटिव वे में चला जाता है मिस डायरेक्शंस की वजह से। अगर उनका फोकस डायरेक्शन सही हो तो नो वन कैन बीट अस। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, मगर प्रॉब्लम ये होता है कि वो दे आर मिसगाइडेड और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको मिसमार कर दिया जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और तो मतलब फिर वो कुव्वतों वाली बात है कि जो नहीं चाहते कि ये कौम जो है वो तरक्की करे, और जो उस कौम के आलाकार जो हम में शामिल हैं, जो काली भेड़े हैं, जो उनके सहूलतकार होते हैं, सबसे बड़ी जुल्म की बात है कि उनको पहचान के भी कोई नहीं पहचानता और उनको वैसे ही मौके फराहम किए जाते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं और रौंदते जाते हैं हमारे वसाइल को, हमारी कौम को, हमारे बच्चों को, उनके मौक़ों को। और ये तभी मुमकिन है बस लोगों को, बच्चों को हम लोग खुद तरबियत दें। बहुत कोशिश, देखें, कहते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो है ना वो सोसाइटी की डेवलपमेंट है, इनफरादी इस्लाह मुआशरे की इस्लाह है। तो हमें इन चीज़ों को पर्सन टू पर्सन ज़रूर कम्युनिकेट करना है, अगर हमारे इंस्टीट्यूट्स नहीं कर पा रहे। देखिए, इंस्टीट्यूट्स हैं माशाल्लाह, काफ़ी लोग हैं जो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, मगर ये है कि ज़्यादा लोगों तक उनकी आगाही नहीं है। बहुत है, मगर फिर भी जितनी होनी चाहिए नहीं है। अब देखिए,
एप्टीट्यूड्स होते हैं बच्चों के जिनको डेवलप किया जाता है, जो फिर उनकी राह का तयन करते हैं जिस पे उन्होंने जाना होता है, मगर मिसगाइडेड फ्रॉम द चाइल्डहुड हमारा अपने बच्चों को खुद स्पॉइल किया जाता है। हम मैं इसी बात को आपसे कंटिन्यू करना चाहती थी कि मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि बच्चों की तालीम, तरबियत या बच्चों की जो है वो एक नशोनुमा से पहले जो है पेरेंटिंग खुद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आई फील वेरी लकी कि हमारी इस सोसाइटी कराची में चंद अफराद ऐसे हैं जो गारंटी करते हैं कि पेरेंट बनने से पहले अगर उनसे जुड़ जाते हैं तो वो उनकी वो जो बुनियादें उनको सीधा कर देते हैं। और देखिए वो माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, वो कहते हैं कि बच्चा आपका पैदा हुआ, बड़ों की मिसाल है, कहते हैं बच्चा पालने में पड़ा हुआ दिख पड़ता है कि उसकी उठान क्या होगी। ऐसा ही तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तजर्बाकार लोग हैं, मगर हमारा बदकिस्मती है कि हम लोग उनसे जुड़े हुए नहीं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। और हम लोगों को एक दूसरे के साथ इतना ज़रूर कोऑपरेट करना चाहिए कि अपनी नेशन डेवलपमेंट में हम अपना पॉजिटिव रोल अदा कर सकें। अब जो बच्चों के एंटरप्रेन्योर होने की बातें हैं, देखिए हमारी हुकूमत की सतह पे कई स्कीमें हैं जो फाइनेंस करते हैं बच्चों को, मगर अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे भी मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर वहाँ पर 10 लाख बच्चों को इस्तिफ़ादा हासिल करना है तो शायद मुश्किल से 25 से 30 हज़ार बच्चे रेल हकदारों से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, और बाकी जो है वो कुछ नहीं, उनका मतलब हाल कुछ नहीं कर सकते। उस वगैरह के जहाँ पे सबको पता है कहाँ है, मगर कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक काम जरूर कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मजा आएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और बहुत अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे थे, और वाकई यकीनन मैं सोचती हूँ, ये समझती हूँ कि आज का जो शो है, या वैसे भी हमारे जितने भी नई सुबह के शोज़ होते हैं, उनको हम आप तक पहुंचाने का मकसद यही होता है कि यार मतलब कुछ ना कुछ ऐसे फ़ायदे की बात हो, कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब्स हो जो आप लोगों तक सुबह सुबह पहुंचे, तो एटलीस्ट कम से कम पूरा दिन ही आपके जहन में रहे। वरना वही बात है हमारी कि हमने अगर एक कोई अच्छी बात सुन लेते हैं तो हम उसको सुनते हैं बहुत गौर से, और 1 घंटे तक यकीनन हम इस चीज़ पे सोचते हैं कि यार हाँ ये करना चाहिए। फिर आधा दिन गुजरता है तो हम थोड़ा सा उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1 दिन के बाद हम दूसरी कोई नई बात सुन लेते हैं तो पुराने वाली नई बात भूल जाते हैं और वो उस पर हम अमल नहीं करते। ऐसी हम नई बातें सिर्फ सुनते रहते हैं, उसको अमली जामा नहीं पहनाते। तो ये कोशिश करें कि आज से अभी से ही अहद कर लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी के लिए बेहतर साबित हो उसको कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करें। और यहाँ मैं एक बहुत ऐसा सवाल जो कि इस मसले ने बड़ा जो है सर उठाया है कि कहीं भी आपको रिश्ता करना हो तो घर वाले आते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, भाई कि या तो मुतल्लिका थाने से करवाई जाती है वेरिफिकेशन कि भाई लड़के का कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई FIRs तो नहीं है उस पर। ये वेरिफिकेशन आप लोग किस तरह से करवाते हैं? वेरिफिकेशन हम लोग नहीं करवाते। अच्छा, हमने शुरू से अपना एक रूल रखा है कि हमने दोनों पार्टीज़ को मिलवाना है। इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने खुद करनी है, इसलिए क्योंकि देखें आजकल का जो दौर है ना, आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते और हम पर्सनली किसी को जानते नहीं हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते। फैमिलीज खुद करती हैं। हम उन्हें ये ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको नहीं सूटेबल लगे आप मना कर दीजिए, हम आपको सेकंड कुछ दिखा देंगे, लेकिन उस चीज़ को हम नहीं करते। अच्छा, कितनी कामयाब शादियां अभी तक आप लोगों के मैरिज ब्यूरो से हो चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम ऐसी आउट ऑफ 100 स्कोर करें तो कितना स्कोर होगा? कितने 50%? 50%। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई यादगार वाकया, कोई यादगार शादी ऐसी, कोई यादगार ऐसा कपल हो जिसको आपने मिलवाया हो, कोई ऐसा कोई चीज़ कुछ? हमारी अपनी शादी। ये तो मैं समझती हूँ सारी जिंदगी के लिए यादगार है ना। लेकिन किसी और मतलब अच्छा ऐसा हुआ होगा
कि आपने किसी को अपनी शादी से मुतासिर होकर कोई टिप्स दी हो कि देखो ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वो बता दो। देखिए बेसिक शादी के अंदर पूरे शो का सबसे मुश्किल सवाल। बेसिक जो है ना दो कपल जो है ना बेसिक उनके अंदर जो है ना भरोसा, बहुत जरूरी। ठीक है। अगर ट्रस्ट है ना आपका तो आपकी जो लाइफ है ना बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत अच्छी। लाइफ के अंदर अगर झूठ आ जाता है आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी, आपकी जितनी भी आप मेहनत कर लो ना वो आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। अगर आपका ट्रस्ट है, लाइफ पार्टनर आपका सही है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। अच्छा माशाल्लाह इनकी एक आदत जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर खुदा न खास्ता आपस में हमारी कोई बात हो भी जाती है ना, वो अपनी फैमिली से किसी और लोग से शेयर नहीं करती हैं। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम होती है हम बैठ के ही उसको सॉल्व करते हैं। क्या बात है। और इसके अंदर हमारी अपनी शादी के मसाइल स्टार्ट में हुए, मेरे घर वाले जो थे वो एग्री नहीं थे या मतलब इनकी तरफ से कुछ मसाइल थे तो उनको बैठ के हमने सॉल्व किया। और उसके बाद ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सर ये मुज़ाकरात में आपको कितना अरसा लगा? बहुत कम टाइम, बहुत कम अच्छा। टाइम, बहुत कम एक टाइम। महीना, एक महीने में निमट भी गया सब? बस। वाह वाह क्या बात है। अच्छा और इसकी मेन वजह ये थी कि जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी हम बैठ के उसको सॉल्व कर रहे थे। ये नहीं कह रहे थे कि हमारे रिश्तेदार हैं तो ये करेंगे, फ्लाई करेंगे, उसमें पैनिक नहीं सॉर्ट हुआ आउट किया उसको। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब एक हेल्दी रिलेशनशिप में है, एक हेल्दी कपल है और साथ मिलके उन्होंने कहा हमने तो अच्छा रख लिया अपने रिलेशनशिप को, अब हम आगे भी लोगों का जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा रखेंगे। और ये ज़रूरी है। मतलब अगर अच्छा मैं माजरत के साथ वो हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, वो हम जिन्हें कहते हैं यार ये आंटी है ना ये शादी में आई ना। अच्छा मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूं, माय गॉड मैं सीरियसली हंसती हूँ उसको याद करके कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी मम्मा ने एक आंटी की मतलब दिखा दिया था, उनसे मिलवा दिया था कि ये रिश्ते वगैरह करवाती हैं वो। आप यकीन करेंगी मैं आगे जितनी भी कई शादियों में गई हूँ ना, मैंने जहाँ उनकी शक्ल देखी मैंने बोला होता है ना कि वो आप हर एक लड़की से पूछ रहे हो या उनके पेरेंट्स से पूछ रहे हो अच्छा आपने कहीं रिश्ता कर दिया, अच्छा शादी हो गई आपकी बेटी की, अच्छा ये तो एक होता है इंसान पीछे कोई पढ़ने वाला एक होता है कि कहीं ना कहीं उनके पास रिश्ते होते हैं। लेकिन अभी वेरिफिकेशन वाला मामला इसलिए भी देखें सर उठा रहा है क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। आपने डॉक्टर इकरा का केस सुना होगा यकीनन, जिनको जो है वो लटका दिया था फंदे से उनके हस्बैंड ने। हालांकि यहाँ अगर हम देखें तो वो पेरेंट्स जो कहते हैं कि घर अपना होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अमीर कबीर दौलत शोहरत सब होनी चाहिए, तो देखिए वहाँ पे सब कुछ था बट मेंटल पीस नहीं था। ठीक है ना, 2 बच्चे दुनिया में थे, तीसरा बच्चा दुनिया में आने वाला था। इस सूरत हाल में जो है वो कत्ल किया गया। और मैं समझती हूँ कि कोई भी वजह आपकी कोई भी वजह हो, लेकिन आपको इतना हक किसी ने नहीं दिया कि आप किसी की जिंदगी ले लो और एक साथ 2 जाने ले लो। तो आपका अगर कोई भी घरेलू मसले मसाइल थे, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम था, आप उसको बैठते उसको सॉर्ट आउट करते। नहीं हो रहा था तो एटलीस्ट यू शुड पार्ट अवेज, लेकिन किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। तो ये वाले बड़े सीवियर केसेस हैं जिसकी वजह से वेरिफिकेशन का मसला आता है। बिल्कुल आता है। तो आप लोग जब खुद को डर नहीं लगता कि मतलब अगर जैसे कोई लड़का आया है उन्होंने अपना अप्रोच किया है और कल को पता चले उसकी कोई वेरिफिकेशन आ जाए ऐसी कि यार कोई कहीं था, कोई रिकॉर्ड था, तो फिर उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए कुछ फैमिलीज हमारे पास ऐसी भी आती हैं जिन्हें हम जज कर लेते हैं। हाँ। एक आइडिया हो जाता है तो हम उनको स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब एक फैमिली हमारे पास आई, लड़के वाले भी बैठे हुए लड़की वाले भी बैठे हुए हैं, दोनों पार्टीज बैठी हुई हैं। ठीक है, अब लड़के वाले जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, लड़की या उसके घर वालों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। एक आंटी बैठी हुई है जो सारे रिप्लाई कर रही है उसको, ये ऐसा है, ये ऐसा है, स्पोकपर्सन है वो। ठीक है। हाँ, अच्छा वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम हमें क्या हुई कि वो अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता कह रही थी। अच्छा, वो सारी पूरा सिस्टम ही, अगर आप लोगों ने रिश्ता करना है, सारी चीज़ें होनी है तो पहले ये चीज़ें घर में बैठ के इसको सॉल्व कर लें। जब वो लोग आ गए, उनकी निकाह तक बात पहुंच गई, तो उसके बाद जो है ना ये हुआ। इस तरह से भी बात खराब होती है। अच्छा, आप लोगों के मैरिज ब्यूरो में उन खवातीन के लिए जो बेवा हैं या जो है तलाक याफ्ता है, उनके लिए भी रिश्ते मौजूद होते हैं? बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। मैं आपसे ये तो कह रही हूँ, रेशो इतना ज़्यादा हो गया कि हमारे पास अनमैरिड इतने नहीं जितने डाइवोर्स वाले हैं प्रपोजल, और इतनी कम उम्र बच्चियाँ हैं जिन्हें देख के भी अफसोस होता है। 18 साल 20 साल क्या एज है, और कितने दिन, 1 महीना। कुछ देखिए ये फिर अगेन हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है बिल्कुल, इट रेफर्स टू दैट। हम लोगों की जो तालीम और तरबियत है, मैं वापस उसी नुक्ते पे फोकस करता हूँ क्योंकि दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो ट्रू। अगर हम अपनी दीनी तालीमात की सही रूह पालें
और बगैर किसी आमेजिश के उसको असल हालत में अगर हम लोगों तक कंसीव हो जाती है, वो बगैर आमेजिश के, प्रॉब्लम आमेजिश का होता है हमेशा कि उसमें गड़बड़ कितनी की जाती है। अगर तो दीन इलाही और हुक्म इलाही के मुताबिक हम अपने मामलात को रखें ना, यकीन करें हमारी मुश्किलात का हल बहुत आसान है। अव्वल हम लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं, हम बेराह रवी की तरफ जाएंगे ही नहीं अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल पैरा होते हैं तो। मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो हर एक ने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है, हर चीज़ में आमेजिश कर दी जाती है कि जी वो फिर मतलब वो अपने नुक्ता नज़र और अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया दैट इज़ वेरी रॉन्ग। हम लोग ये जो आमेजिश करते हैं ना मामलात में, और ख़ासकर दीनी मामलात में अल्लाह ताला के अहकामात में, ये बहुत बड़ा जुल्म है और जिसकी तबाही है, जिसका नतीजा तबाही है। और हम पर ये जुल्म है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल इख्तिताम को पहुंच चुका है। बातें बहुत सारी थी यकीनन करने के लिए, लेकिन चूंकि जाहिर है वो हमें हुदूद में रहते हुए बातें करनी है कि भाई टाइम की लिमिट है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों के भी कोई मतलब रिश्ते आप लोगों को चाहिए, अच्छे रिश्ते दरकार हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अवर टीम। वीनस की टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो टीम जो है वो आपको इरम और गुलजार साहब तक पहुंचा देगी। शुएब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को खास और खास दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल इंशाल्लाह फिर आपसे सेम टाइमिंग से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।